हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज हम लोग जानेंगे चाइना ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसके अलावा नाटो का 32वां मेंबर मिल चुका है और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया है मैक्स वर्सेटेपन ने। और तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होगा। और अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए ने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा करने के लिए एक यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा की है। आमरस का उद्घाटन दोस्तों रसिया में किया गया। ये आम महोत्सव है। और अभी के राजा रमन जो हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी आईएफएससीए का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना इसका पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में लॉन्च किया गया है। और मिस यूनिवर्स नीदरलैंड का खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई हैं रिक्की वेलेरी कोले। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट भारत के लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। और अभी केरल राज्य में एक दिमाग खाने वाले अमीबा की पुष्टि हुई है, पहचान हुई है, जिससे एक लड़की की मौत भी हो गई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 जुलाई को, इंटरनेशनल मलाला डे। ये एक्चुअली में मनाला यूसुफजई नाम की एक लड़की थी, पाकिस्तानी लड़की हैं, उनकी याद में मनाया जाता है। जब ये दोस्तों 17 साल की थी, 17 वर्ष की थी ये, ठीक है। एक्चुअली में ये वहां पर लड़कियों को पढ़ाती थी। तो जो गरीब अनाथ लड़कियां हुआ करती थी उनको ये पढ़ाने का काम करती थी। तो वहां के जो आतंकवादी थे, कुछ तालिबानी संगठन के, कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन के, तो उनको ये रास नहीं आया, उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया था। चलती बस को रुकवा करके इन पर गोलियां दाग दी थी और कई गोलियां इनको लग भी गई थी, ठीक है। तो इसके बाद भी इन्होंने सरवाइव किया और उसके बाद भी इन्होंने अपना कैंपेन जारी रखा मलाला यूसुफजई ने। आगे चल करके इन्हीं के कार्यों को देखते हुए इनको 2014 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। आज भी ये रिकॉर्ड कायम है। 2014 में इनको नोबेल मिला था। 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का पुरस्कार मिला था। अच्छा, इनको नोबेल शांति पुरस्कार भारत के एक व्यक्ति के साथ मिला था। आप लोग जो है क्या कोई कमेंट करके बता सकता है वो कौन सा भारतीय था जो 2014 में नोबेल पीस प्राइज पाया था मलाला यूसुफजई के साथ? यानी इन दोनों ने शेयर किया था। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको याद हो तो। जिसका सही होगा मैं उसका कमेंट जो है पिन कर दूंगा। फिलहाल 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाने लगा। तो शुरुआत इसकी 2013 से हुई और संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 2015 में इसकी पुष्टि कर दी। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में। मलाला यूसुफजई की दोस्तों पुस्तक है आई एम मलाला, बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। और मलाला यूसुफजई को 17 साल की उम्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आज भी ये जीवित हैं, आज भी ये महिलाओं की शिक्षा और बाकी चीजों के लिए ये काम कर रही हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख दिवस हैं जिनको हम लोगों ने कल रिवाइज किया था, तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो फोर्ब्स ने अभी हाल ही में 100 सबसे ज्यादा अमीर महिलाओं की सूची जारी की है, लिस्ट जारी की है, और जिसमें इंडियन ओरिजिन की 4 महिलाएं टॉप 100 में शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं। इसमें इंदिरा नूई, जयश्री उल्लाल, ये सभी शामिल हैं। नेहा नारकेंडे और नीरजा सेठी ये इसमें शामिल हैं। क्लियर है? तो ये देखिए ये पूरा लिस्ट है, ये टॉप 10 की लिस्ट है जो टॉप पर है फोर्ब्स की लिस्ट में। सेल्फ मेड वीमेन की ये लिस्ट है, जारी की गई है फोर्ब्स द्वारा। तो इसमें ये सभी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूरा वही चीजें मैंने लिखे भी दे दिया है आपको। तो सबकी वैल्यूएशन है, सबके जो कार्य हैं उनको भी दिया गया है, टॉप 3 भी दिया गया है। तो भारत की आपको याद रखना है जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूई, नेहा नारखेड़े और नीरजा सेठी, ये सभी 100 सबसे अमीर स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ मेड जो हैं विमेन्स हैं। क्लियर? अगला, भारत और किस देश ने मिलकर संयुक्त अभियान ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड लॉन्च किया? तो दोस्तों ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड में एक्चुअली में ये अमेरिका द्वारा और कुछ देशों द्वारा पहले से ही चलाया जा रहा था। इसमें भारत अभी शामिल हुआ है, ठीक है। तो अमेरिका और भारत के द्वारा ये चलाया जा रहा है। एक प्रकार से कहें कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन है
जिसमें अमेरिका भी शामिल है, भारत भी शामिल है और कुछ और भी देश शामिल है। ये ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड है क्या? तो देखो, जो शिप के माध्यम से जो दोस्तों इलीगल ड्रग्स वगैरह की सप्लाई होती है, शिपमेंट होता है, उनको रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इंडिया और यूएस ने कंडक्ट किया है ये ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इससे इलीगल जो ड्रग वगैरह की सप्लाई होती है उसको रोका जा सकेगा। और अभी भारत में 1500 से ज़्यादा शिपमेंट की जांच भी की गई, जिसमें से 500 पर कार्रवाई भी की गई इसी ऑपरेशन के तहत। ठीक है, तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स, उपकरण और जो केमिकल्स हैं उनका अवैध शिपमेंट होता है और उसको रोकने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, आगे जुलाई 2023 में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए हैं शेख तलाल। कौन? शेख तलाल। इनका नाम सिर्फ शेख तलाल नहीं है, काफी लंबा इनका नाम है। यहाँ पर देखो, शेख तलाल फहद अल सबद इलेक्टेड एज ए न्यू OCA प्रेसिडेंट। ठीक है, तो OCA यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। तो ये 42वें OCA कांग्रेस जो हुआ उसमें नया प्रेसिडेंट के रूप में इनको चुना गया है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर भी देख लीजिए, सारी चीजें लिखी गई हैं। अच्छा, इन्होंने 4 वोटों से OCA के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। OCA, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इनके पिताजी जो थे शेख फहद अल अहमद अल जबर अल सबा, ये 1980 के दशक के शुरुआत में संगठन के पहले अध्यक्ष भी रहे और अभी इनके भाई भी रहे और अब ये बन गए हैं। क्लियर है? चलिए अगला, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 से 1970, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों अभिषेक चौधरी ने। यहाँ पर देखिए, ये बुक है वाजपेयी के नाम से। तो वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977, ये बेसिकली भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी है, बायोग्राफी है। ठीक है ना, बायोग्राफी है। और इन्होंने बताया है कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा इनका। तो पहले पार्ट 1 में तो इन्होंने देखो 1924 से लेकर 1977 के टाइम पीरियड के बारे में बताया है। अब इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा उसमें जब जब प्रधानमंत्री बने, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये लिखा किसने है? अभिषेक चौधरी ने। ये आपको याद रखना है। और वैसे दोस्तों, आज वीडियो अभी लाइव होने वाली है, अभी दिन में। ठीक है, 10:30 पर है शायद, 10:30 या 11 बजे स्केड्यूल किया गया है। वो पुस्तकें और लेखकों की वीडियो है जो 2023 में अभी तक पुस्तकें आई हुई हैं, उनका प्रैक्टिस सेट सहित जो है बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो है। इसको आप जरूर देखिएगा, जिससे आप 2023 की सारी पुस्तकें रिवाइज कर सको। ठीक है, तो ये अभी 10:30 AM पर या फिर 11 AM पर जो है वीडियो लाइव हो जाएगी, आप उसको देख पाएंगे इसी चैनल पर, MGT एजुकेशन। अगला, किस यूनिवर्सिटी ने एकलव्य नाम से एक अग्रणी शैक्षणिक पहल की शुरुआत की? तो एकलव्य नामक एक अग्रणी शैक्षणिक पहल की शुरुआत की है दोस्तों अभी हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने, NLU ने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा देखिए यहाँ पर एकलव्य लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये एक इंक्लूसिव रिसर्च एफिलिएट प्रोग्राम है और इसके तहत क्या होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पारंपरिक डिग्री लिया हो और उसके बाद ही इसमें जुड़ सके। कोई पारंपरिक डिग्री के बिना भी व्यक्ति जो है अपने अगर विशेषज्ञता जारी करता है तो फिर वो भी इसमें NLU में शामिल हो सकता है। तो इसके लिए एकलव्य नाम का एक अग्रणी शैक्षणिक पहल शुरू किया गया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा। वैसे लॉ के बारे में आ रही है बात, कानून के बारे में बात आ रही है, तो कानून और न्याय मंत्री के बारे में जान लीजिए। अर्जुन राम मेघवाल जी ये कानून और न्याय मंत्री हैं। क्लियर? आगे, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक अमेरिका को पीछे करके विश्व में दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके बाद ये बताया गया है कि भारत जो है ये अमेरिका को भी पीछे कर देगा। भारत की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे कर देगी, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता रहता था अब तक। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2075 तक ऐसा हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स दोस्तों एक जानी मानी प्रतिष्ठित एक संस्था है अमेरिका की, और जब ये बोलती है तो समझो कि बहुत बड़ी बात हो गई। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना, इसका मतलब समझ लो कि अब इन्वेस्टमेंट झूम करके आएगा भारत में। बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे बिलियनियर ये सोचेंगे कि चलो भैया, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने ही वाली है और वो अमेरिका को भी पीछे कर सकती है, तो यहाँ पर तो इन्वेस्ट करने लायक है।
फिलहाल यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने इकोनॉमिक टाइम का, इंडिया टू सरपास यूएस टू बिकम वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2075। अब आप कहोगे अमेरिका को पीछे कर देंगे फिर भी सेकंड पर रहेंगे, ऐसा क्यों? तो दोस्तों क्योंकि चाइना जो है ना, ये अमेरिका को भी पीछे करने वाला है और ये तो और पहले कर लेगा। अमेरिका को ये और पहले कर देगा और अमेरिका को पीछे करने के बाद चाइना टॉप पर बना रहेगा। तो फिलहाल देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि नॉट ओनली जापान एंड जर्मनी बट आल्सो यूएस को भी ये पीछे कर देगा 2075 तक। अभी आज के टाइम पर अगर बात करें तो अभी के टाइम पर भारत जो है ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। रिसेंटली इसने यूके को सरपास किया था, यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी को पीछे किया था और उसके बाद जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका है। यानी कि अमेरिका टॉप पर है, सेकंड पर चाइना आज के टाइम पर है, थर्ड पर जापान है, फोर्थ पर जर्मनी है और भारत जो है ये 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। छठे पर यूके है, फिर फ्रांस है, 7वें पर उसके बाद इटली, कनाडा वगैरह ऐसे करके है। ठीक है, तो 2075 में भारत से आगे सिर्फ चीन होगा, अमेरिका तीसरे स्थान पर रहेगा और बाकी के जो देश है ना, जापान और ये जर्मनी वगैरह, ये लोग बहुत पीछे रहेंगे। ठीक है, मतलब आप इसका एक ग्राफ भी जारी किया गया है और ग्राफ में ये बताया गया है कि भारत, अमेरिका और कुछ ऐसे ही प्रकार का ग्राफ है, ये तो बड़ा अच्छे से बन भी गया। देखो, तो भारत, अमेरिका और चीन जो है वो कुछ यहाँ पर रहेगा, बाकी देश के बीच में ना बहुत लंबा गैप रहेगा। बाकी देश तो समझ लो आसपास भी नहीं नजर आएंगे और ये इंडिया रहेगा जो तेजी से बढ़ता हुआ पहुंचेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ग्राफ कुछ इसी प्रकार से रहेगा। फिलहाल अगर आप जीएस हमसे पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप आने वाले दिनों में आरओ एआरओ टारगेट कर रहे हैं या फिर अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी को टारगेट कर रहे हैं या सीजीएल को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी तरीके से पढ़ना चाहते हैं सीजीएल के लिए जीएस, तो आप हमारा जीएस सफलता बैच 2.0 ले सकते हैं। एनजेटी ऐप का ये मोस्ट पॉपुलर बैच है। 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ दोस्तों सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जा रहे हैं जीएस के। ई बुक भी आपको हर महीने की फ्री इसमें दी जाती है। अगर आप अभी लेते हो तो GS20 कूपन कोड यूज करने पर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो आप अभी जाइए एनजेटी ऐप पर और इस बैच को ज्वाइन कीजिए, जबरदस्त बैच चल रहा है। इसकी अगर आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो डेमो भी अभी जाकर के ले सकते हैं और समझ लो आप एक क्लास भी अगर लोगे ना तब आपको लगेगा पैसा तो वसूल हो गया। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में शीर्ष देश कौन सा रहा? तो दोस्तों डिजिटल व्यापार सुविधा देने के मामले में शीर्ष देश भारत बन करके उभरा है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, इंडिया इज एट फोर फ्रंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड फैसिलिटेशन एफर्ट, और ये रिपोर्ट जारी किया है UNESCAP सर्वे के बाद। UNESCAP यानी कि यूनेस्कैप कह सकते हैं हम लोग, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन। तो इसके द्वारा और ये फॉर एशिया पैसिफिक है, तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है और इसने बताया है कि डिजिटल व्यापार सुविधा के मामले में भारत जो है आज के टाइम पर सबसे आगे निकल गया है। डिजिटल व्यापार सुविधा हो क्यों पा रही है? क्योंकि भारत के पास है यूपीआई सिस्टम, भारत के पास है एनपीसीआई ने यूपीआई बनाया है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज के टाइम पर 12 से 15 देश जो हैं वो यूपीआई सिस्टम यूज कर रहे हैं भारत का, और इसकी वजह से बैंक टू बैंक डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है बिना किसी बिचौलिए के, और बिना किसी बिचौलिए के होने की वजह से फायदा ये होता है कि बीच में चार्जेस वगैरह नहीं कटते हैं, इसलिए मोस्ट पॉपुलर ये बन गया है और भारत के आज के टाइम पर डिजिटल ट्रांजेक्शन में भी दुनिया में नंबर 1 पर चल रहा है। तो भारत 140 देशों को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर रहा है व्यापार सुविधा देने के प्रयास में, डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में। तो 2023 के लिए जो यूनेस्कैप का जो सर्वे किया गया, इसमें भारत को 93.55% मिले हैं अंक। ठीक है, आगे हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ओपन काइलिन के नाम से। तो इसको लॉन्च करेगा दोस्तों चाइना। ओपन क्लाइन या ओपन काइलिन जो भी पढ़ो इसको, इस नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम अपना खुद का लॉन्च करेगा चाइना। द हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने, चाइना रिलीज इट्स फर्स्ट ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे देखो आप विंडोज सुने हो ना, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ऐसे आप सुनते हो आईओएस किसका है, या कहें कि मैक ओएस, ये किसका है? ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही आप सुनते हो कलर ओएस, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और किसका है?
कलर्स या कहें कि ओप्पो वीवो वगैरह जो कंपनियां आप सुनते हो ना, चाइनीज कंपनियां, उनका है। ऐसे ही लेकिन ये बेस्ड ऑन एंड्रॉइड होता है। ऐसे ही एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसका है, ये गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपको याद हो, भारत ने भी एक बनाया है भार ओएस। भार ओएस जो है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है, आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है, ये भारत का होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। तो ऐसे ही चाइना ने रिलीज किया अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो देखो ये कंप्यूटर का पहला ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी यहाँ पर आप जो देख रहे थे कलर ओएस या भार ओएस, ये सभी मैक्सिमम मोबाइल के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नाम इसका दिया गया है ओपन काइलिन 1.0। क्या, ओपन काइलिन 1.0। अब धीरे धीरे ये वर्जन बढ़ता जाएगा, जैसे आप आज के टाइम पर देखते हो एंड्रॉइड वर्जन बढ़ता जाता है। अभी के टाइम पर 13 और 14 वर्जन जो है ये चल रहा है। अगला, जुलाई 2023 में तुर्की ने किस देश को नाटो में शामिल होने की अनुमति पर सहमति जताई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो तुर्की फाइनली मान गया, ठीक है। जैसे होता तो नहीं था अब्बा नहीं मानेंगे, तो ये अब्बा नहीं मान रहे थे अभी तक। ये स्वीडन जो है बहुत समय से परेशान था नाटो में शामिल होने के लिए, नाटो भी इसको शामिल करना चाह रहा था, लेकिन फिनलैंड तो शामिल हो गया, फिनलैंड के साथ ही स्वीडन ने भी अप्लाई किया था। फिनलैंड तो शामिल हो गया, लेकिन स्वीडन को शामिल नहीं करने दे रहा था तुर्की। कारण ये था कि ये इसका लेकर के कुछ विवाद था, प्लस तुर्की भी चाहता था उसका कुछ उधार वगैरह बाकी था उसको चुकता कर दिया जाए और फिर ये शामिल कर ले। तो लेकिन इनको मना लिए हैं लोग नाटो वाले, और फाइनली जो है तुर्की एग्री हो गया है स्वीडन को सपोर्ट करने के लिए। स्वीडन आ जाओ आप भी। देखो नाटो एक्चुअली में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें है वर्तमान में 31 सदस्य। पहले 30 थे लेकिन अभी फिनलैंड जुड़ा तो 31 हो गए। इसमें रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनमें से पॉपुलर रूल्स जो हैं आर्टिकल 5 है और उसके बाद कुछ और आर्टिकल्स हैं। तो इसमें एक रूल ये भी है कि अगर कोई मेंबर नाटो में शामिल होना चाहता है तो नाटो के जितने वर्तमान में मेंबर हैं उन सभी की सहमति जरूरी होगी, और सभी की जब सहमति यानी 100% जब रहेगा, सबका एग्रीमेंट रहेगा, तभी कोई नया देश उसमें शामिल हो सकता है। तो 100% में क्या दिक्कत आ रही थी कि जब 30 देश थे तो फिनलैंड और स्वीडन ने अप्लाई किया था। अब इस 30 देश में 29 देश तो मान गए थे, केवल और केवल तुर्की जो था ये मौके का फायदा उठाने के लिए, इसका कुछ उधार वगैरह भी बाकी था, और ये मौके का फायदा उठाने के लिए अपना डिमांड रख दिया, अपने डील रख दी कि भाई हमारा जो ये हमारे ऊपर जो सैंक्शंस वगैरह लगे थे और ये जो उधार वगैरह हैं इनको चुकता कर दो, उसके बाद फिर हम इस पर साइन कर दें। अब नाटो वाले फंसे मजबूरी में, क्योंकि रसिया का उधर दबाव था, प्रेशर था, इनको शामिल करना था। तो जैसे जैसे करके ये लोग डील किए इनसे, तुर्की से, और फिर शामिल कर लिए। लेकिन फिर भी ये स्वीडन के लिए नहीं माना था और फिनलैंड के लिए मान गया था, तो फिनलैंड बन गया था 31वां देश। लेकिन अब देखो यहाँ पर स्वीडन के लिए भी मान गया और स्वीडन बनेगा 32वां सदस्य। किसका? नाटो का। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य संगठन है। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, और जब स्थापना की गई थी तब केवल 12 सदस्य देश थे। लगातार इसमें विस्तार हो रहा है और ये रसिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और यूक्रेन बेचारा इसी का भुगत रहा है परिणाम, वो भी इसमें शामिल होना चाहता था। फिलहाल नाटो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेम्स स्टोलनबर्ग और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो ये तो थी दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एसएससी सीजीएल के लिए मिशन एसएससी सीजीएल नाम से एक आपके लिए प्लेलिस्ट दी गई है। बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट है, मिशन एसएससी सीजीएल नाम से है, और उसमें सीजीएल को टारगेट करते हुए बहुत सारे वीडियोज और क्लासेस आपको दी गई हैं जो लास्ट टाइम पर आपका स्कोर बूस्ट कराएंगी जीएस सेक्शन में। तो आप उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख लीजिए, और इस टाइम पर भी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं इसको एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो। फिलहाल ई बुक वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते हो एमजीटी ऐप पर जाकर। चलिए हम लोग बात करते हैं रिवीजन सेक्शन की। तो देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अयोध्या में रामालैंड की एक योजना बनाई है। ये डिज्नीलैंड के ही मॉडल पर बेस्ड होगा। सीआईएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं पीएम मल्लिकार्जुन प्रसाद, ठीक है, पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद, जो भी पढ़ पाओ आप। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है मॉरिशस में। वैसे अब तो 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं, अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बन गए हैं महाराष्ट्र के। सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे।
किस भाषा का ब्रेल लिपि संस्करण शब्दकोश दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन गया है? असमिया बन गया है, असम का ये बन गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछे जाएगा आपसे। वेक फिट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। अक्सर ब्रांड एम्बेसडर वाले क्वेश्चन में रिवीजन करवाता रहता हूँ। मशीन कैन सी, ये शिखर सम्मेलन आयोजन किस देश में हुआ? दुबई में हुआ, यूएई में हुआ। यूएई देश है, दुबई जो है उसका बड़ा नगर है, तो वहां पर ये हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुबई में ही दोस्तों ये समझ लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ब्लॉकचेन सम्मेलन भी हुआ है एक ये भी समिट याद रखिएगा। भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत, इसका आयोजन किया है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार 52% आबादी जो है, भारतीय आबादी जो है, इसके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। और अभी पश्चिम बंगाल राज्य ने जवाहर नवोदय विद्यालय की 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। विश्व के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग का आयोजन ये भी किया जाएगा दुबई में, ठीक है। ग्लोबल चेस लीग, जैसे आईपीएल होता है वैसे चेस का होगा ये। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में की गई। और ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया एशिया कप। तो विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में भारत ने कुल 12 मेडल जीते हैं। और अभी रसिया ने अपना स्वयं का चैट जीपीटी की तरह एआई चैटबॉट गीगा चैट लॉन्च किया है। देखो रसिया बहुत चीजें अपने समझ लो कॉपी लॉन्च कर रहा है। जैसे जैसे अमेरिकी कंपनी वगैरह निकल रही हैं, तो ये रसिया उसका कॉपी अपने यहाँ लॉन्च कर रहा है। जैसे जैसे इंस्टाग्राम का इसने रॉसग्राम लॉन्च किया था, ठीक है। अडानी ग्रुप ने अभी $30 मिलियन के म्यांमार में अपने बंदरगाह का सौदा पूरा किया है। अडानी ग्रुप ने अभी इजराइल के हाइफा जो बंदरगाह है उसका भी अधिग्रहण किया था। अडानी ग्रुप ने ही अभी दोस्तों अपना पावर सप्लाई शुरू किया बांग्लादेश में। ये सारे क्वेश्चन अडानी ग्रुप से भी याद रखिएगा। हिंडरबर्ग तो याद ही होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 जो कि यूपी ने होस्ट किया, उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया, इस बार तीसरा संस्करण था। इसका शुभंकर था यानी मस्कट था जीतू, और जीतू जो है ये एक बारहसिंगा होता है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू किया उत्तराखंड ने। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाम डी और पुरस्कार मिला है माइकल डगलस को। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक है। और भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल पार्क का निर्माण असम में किया गया। अब 1140 क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लिए हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, सब्सक्राइब भी कर लेना वीडियो को। कल मैंने पूछा था चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2, तो ये जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। और अभी देखो 14 जुलाई को 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। यूपी के किस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी के साथ घड़े उनके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करती हैं? चरकुला नृत्य होता है, बहुत ही फेमस नृत्य होता है उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आज आपको क्या बताना है, दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप किसके पास है, कहाँ है, कौन बनाया है? रूस में भारत के राजदूत कौन है? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। क्विज पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी एमजीटी ऐप पर। जाओ गूगल प्ले स्टोर से आप एमजीटी ऐप डाउनलोड करो। इसके अलावा हमारे कोर्सेज वगैरह लेना चाहते हो तो आप एमजीटी ऐप पर या फिर इस व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।